नमस्कार। एक लीडर की पहचान मुश्किल समय में होती है जब वो चौतरफा चुनौतियों से घिरा हो, और जब तमाम चुनौतियों को पार करते हुए लीडर उभर कर सामने आता है, वही उसका सबसे बड़ा टेस्ट होता है। पिछले एक दशक में भारत एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर उभरा है, और हर बार चौतरफा चुनौतियों के बावजूद हर बार अपनी लीडरशिप को साबित भारत ने किया है। इसका एक और टेस्ट एक बार फिर हम पिछले 5-6 दिनों से देख ही रहे हैं। दो इवेंट हो रहे हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को लेकर। एक इवेंट क्या है? एक इवेंट है कनाडा ट्रूडो ड्रामा, पिछले 5-6 दिनों से चल रहा है, आप जानते होंगे। और दूसरा इवेंट हुआ पाकिस्तान में एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इवेंट, एससीओ इवेंट। दोनों ही मंचों पर भारत ने अपनी लीडरशिप को साबित किया। एक तरफ जो कनाडा का पगला प्राइम मिनिस्टर है, वो भारत के साथ दशकों पुराने संबंधों को खत्म करने की कसम खा चुका है, और वो पूरी तरह से जिद कर रहा है कि जो बचे खुचे संबंध है उनको भी खत्म कर दिया जाए। ये बड़ा टेस्ट है भारत के लिए। और ये ट्रूडो साहब जो है वो अपनी जिद में यूएस को भी और यूके को भी और बाकी अन्य जैसे ऑस्ट्रेलिया, फाइव आइव्स के देश हैं, उन तमाम देशों पर भी दबाव डाल रहा है कि वो भी भारत पर दबाव डाले और वो भी अपने संबंधों को एक तरीके से ताक पर रख दे। ये एक ड्रामा पिछले 5-6 दिनों से चल रहा है। दूसरी तरफ एससीओ का एक जो रीजनल ग्रुप है वो पाकिस्तान में हो रहा था, और ना सिर्फ एक दुश्मन देश में बल्कि इसमें जो दो बड़े देश हैं, पाकिस्तान तो है ही, चीन उसमें लीडिंग रोल में है। तो यहां पर भी भारत को साबित करना था, लेकिन दोनों ही मामलों में भारत ने अपनी लीडरशिप के झंडे गाड़े। कैसे? आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो कनाडा जिस तरीके से धमकी दे रहा है, तो कनाडा को सीधे सीधे भारत ने हर एक स्तर पर, विदेश मंत्रालय ने साफ स्पष्ट शब्दों में सीधे प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो का नाम लेते हुए सीधे स्पष्ट संदेश दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से ट्रूडो अपने लेवल पर उन्होंने आन बान शान और अपने जो चुनाव है उसका जो सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है, उसके चलते वो यूएस और यूके पर भी दबाव डाल रहा है कि वो उनकी हां में हां मिलाए। तो ऐसे में यूएस और यूके को भी एक मैसेज देना जरूरी था, पूरे वेस्ट वर्ल्ड को एक मैसेज देना जरूरी था। उसके लिए एससीओ से बेहतर मंच क्या हो सकता था? मतलब पैरेलली एक इतना बड़ा इवेंट हुआ। एससीओ क्यों बड़ा मंच है? हम जानते हैं कि यूरेशियन सिक्योरिटी और पॉलिटिकल ग्रुप के नाम पर एक फॉर्म हुआ 2001 में। ये एक बड़ा ग्रुप, एक रीजनल ग्रुप फॉर्म हुआ था, जिसमें 16 के आसपास एफिलिएटेड कंट्री हैं, 10 देश हैं जो कि इसके सदस्य हैं, जिसमें चाइना है, रशिया है, पाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, और हाल फिलहाल में रूस भी, बेलारूस बना है, ईरान भी है और इंडिया है। ये तमाम 10 देश हैं। इस ग्रुप को अगर हम पिछले 2 दशकों में देखें तो इस ग्रुप को एंटी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के तौर पर एक काउंटर ब्लॉक माना जाता है, क्योंकि इस एससीओ ग्रुप में जो उसकी रीजनल, अगर आप इसकी जियोग्राफी देखें तो करीब करीब 40% हिस्सा जो है पॉपुलेशन का वो इस एससीओ ग्रुप के तहत आता है, और पूरे दुनिया की जीडीपी का 30% इसी एससीओ ग्रुप के मातहत काम करता है, इसमें संचालन उसमें होता है। तो निश्चित तौर पर, और अगर आप पूरे रीजनल देशों को देखें, इस रीजनल ग्रुप पे अलग अलग देशों को देखें तो एक डाइवर्स पॉलिटिकल सिस्टम्स है, लेकिन इसके बावजूद भी एक साथ इकट्ठा होकर बातचीत होती है। तो ये एक बड़ा मंच था जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, यूएस और यूके का, तमाम पश्चिमी देशों का, यूरोपियन यूनियन का, उसके लिए एससीओ एक बड़ा मंच था। तो भारत ने उसी मंच का इस्तेमाल किया और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को एक बड़ा मैसेज दिया। मैसेज क्या दिया? मैसेज जो था वो साझा जो सदस्य देशों का साझा संदेश, एक जो स्टेटमेंट जारी हुआ है, इसमें एक बड़ा सख्त संदेश दिया है। भारत, चीन, रूस समेत तमाम 10 देशों के सदस्य ने एक संदेश दिया है। संदेश क्या है? संदेश ये है कि यूनिफाइड तौर पर जो वेस्टर्न यूनिलैटरल सैंक्शन और प्रोटेक्शनिस्ट जो ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो यूएस की हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन की हो, उनके खिलाफ एक यूनिफाइड स्टेटमेंट क्रिटिसाइज उसको किया है। क्योंकि जिस तरीके से
यूएस हो, यूके हो, यूरोपियन यूनियन हो, कनाडा हो, ये अपने अपने हितों के लिए एक तरफा सैंक्शंस लगा देते हैं, जो कि पिछले 7-8 दशकों में इनका एक जबरदस्त इन्फ्लुएंस है हर तरीके से, चाहे वो डब्ल्यूटीओ के बहाने हो, यूएन लेवल पर हो, और अलग अलग जैसे ट्रेड रिस्ट्रिक्शन वो लगा देते हैं। उसके खिलाफ इंडिया, रशिया, चीन, तमाम 10 देश इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा कि भाई साहब ये नहीं चलेगा, और जो यूनिफाइड तरीके से इसको अपोज करते हुए एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि जो प्रोटेक्शनिस्ट एक्शंस होते हैं, जो यूनिलैटरल सैंक्शंस होते हैं, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस होती है, उनको मल्टी लेटरल ट्रेडिंग सिस्टम के खिलाफ वो उसको अंडरमाइन करता है, और वो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को के खिलाफ है। लिहाजा वेस्टर्न वर्ल्ड को ये करने से रोकना होगा, वो इसलिए एक उनको क्रिटिसाइज किया गया। जाहिर है हमने देखा कि रशिया पर भी इस तरह के सैंक्शन लगाए गए हैं, ईरान पर भी लगाए गए हैं, और अब इसी तरह के संदेश कनाडा देने की कोशिश करता है कि हम यूएस से मिलेंगे, यूके से मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया से बात करेंगे और आप पे सैंक्शन लगाएंगे। इसकी धमकी लगातार कनाडा दे रहा था, तो उसको उस लिहाज से एक बड़ा मैसेज यहां दिया है। भारत ने चीन के साथ और रशिया के साथ मिलकर यह संदेश दिया है कि भाई साहब आप एक तरफा ये काम नहीं कर सकते, इधर भी दुनिया है। तो ये एक बड़ा मैसेज वेस्टर्न वर्ल्ड को दिया है। इसके अलावा तो ये सीधा और स्पष्ट संदेश था। जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया कि द हेड्स ऑफ डेलीगेशंस एम्फसाइज दैट द यूनिलैटरल एप्लीकेशन ऑफ सैंक्शंस इज इनकम्पैटिबल with the principle of international law and has a negative impact on third countries and international economic relations। मसलन यूएस ने सैंक्शन लगा दिया रशिया पे, कहा कि भाई आपका तेल कोई खरीद नहीं सकता। अब भारत जैसा थर्ड कंट्रीज है, उन पर भी इंपैक्ट होता है। भाई अगर हमें सस्ता मिल रहा है तो आप इस तरह सैंक्शन नहीं लगा सकते। भारत ने ऐसे सैंक्शन को भले ही नहीं माना है और उनसे तेल खरीदना जारी रखा है। अब इस तरह के इसको सबने मिलकर इसको एक आवाज दी है, तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ा संदेश यहां से निकला है। यह तो बात हुई कि वेस्टर्न वर्ल्ड को संदेश है। अब एससीओ की बात करें। एससीओ के अंदर भी जैसे मैंने कहा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जो मीटिंग में दो जाने माने दुश्मन भारत के हैं, चीन है और पाकिस्तान है, और उन्होंने इससे पहले कि मीटिंग शुरू हो एससीओ में इस्लामाबाद में, उससे पहले एक यूनिफाइड जॉइंट स्टेटमेंट दिया था। दोनों ही देशों ने जो साउथ एशिया की में जम्मू कश्मीर साउथ एशिया में पीस और स्टेबिलिटी के नाम पर जम्मू कश्मीर को लेकर फिर से डिस्प्यूटेड बताने की कोशिश की थी, और पाकिस्तान और चीन ने ये कहा था कि भाई इन जो जम्मू कश्मीर का मसला है ये पाकिस्तान और भारत मिलकर यूएन जो रेजोल्यूशन है उनके अकॉर्डेंस कि उनके आधार पर इसको सुलझाना चाहिए। तो यानी बातचीत चीन और पाकिस्तान की हुई, और उन्होंने जम्मू कश्मीर को इसमें लाया और अपने जॉइंट स्टेटमेंट में भी इसको डाला। तो ये एक कोशिश थी कि किसी तरह जम्मू कश्मीर के मसले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाए। उन्होंने एससीओ की मीटिंग में नहीं किया, लेकिन एससीओ से पहले उन्होंने बायलैटरल मीटिंग में अपने जॉइंट स्टेटमेंट में इसको डाला। तो ये एक बड़ा मुद्दा भारत के लिए था कि भारत इसका जवाब कैसे दे। तो इसके अलावा एक और बड़ा इश्यू दोनों ही देशों ने, और एक जो वो था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। चीन का एक बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो पूरी दुनिया में एक न्यू सिल्क रोड के तौर पर देखा जा रहा है कि पूरी दुनिया में चीन यूरोप से लेकर अफ्रीका से लेकर तमाम दुनिया के तमाम चौतरफा एक रोड्स एंड अलग अलग तरीके के यातायात का एक जाल बिछाना चाहता है। उसमें भारत उसका लगातार विरोध करता रहा, भारत उसमें कभी शामिल नहीं रहा। तो इसको लेकर भी जॉइंट स्टेटमेंट में काफी बातें कही गई थी, और पाकिस्तान ने इसलिए भी कहा कि पाकिस्तान का इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो एक पाकिस्तान के लिए बड़ा महत्वपूर्ण एक प्रोजेक्ट है। चीन के लिए तो है ही, पाकिस्तान के लिए चूंकि पैसा चाहिए और पैसा इस सीपेक के बहाने चीन से मिलता है, तो इस पर भी बड़े बयान, बड़े स्टेटमेंट जारी किए गए दोनों पाकिस्तान और चीन के जॉइंट स्टेटमेंट में भी। और इसको लेकर एक तरीके से ये एक बड़ा मुद्दा था कि भारत इसका जवाब कैसे देगा। यानी दो मुद्दे थे, एक जम्मू कश्मीर को लेकर उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट दिया, और दूसरा जो
पाकिस्तान में ऑक्यूपाइड टेरिटरी है जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की जो टेरिटरी है, उससे होते जो सीपेक गया है उसका जवाब कैसे दे, ये एक भारत के लिए बड़ा चैलेंज था। लेकिन बड़े सलीके से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां पर थे और उन्होंने इसका जबरदस्त जवाब दिया। लेकिन इस दौरान, इससे पहले कि वो जवाब दे, शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं और जो फिलहाल पाकिस्तान इस एससीओ मीटिंग की अध्यक्षता कर रहा था, तो पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने भी अपने प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट में कई बयान दिए, जिसमें पहला बयान तो उन्होंने तालिबान अफगानिस्तान को लेकर दिया। इस पर बात करना जरूरी है, इसमें भारत का हालांकि कोई लेन देन नहीं है, लेकिन आप देखिए कि जो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि भाई तालिबान अफगानिस्तान जो है उधर से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, उसको प्लीज रोकिए। तो इस पे एम्फेसाइज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने किया। शहबाज शरीफ ने दरअसल पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय से, एससीओ के देशों से अपील की कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो हालात हैं, जो अस्थायी तालिबान सरकार है, उसके लिए कुछ किया जाए और ऐसी कोशिश की जाए कि जो अफगानिस्तान की भूमि है वो किसी तरह से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अब आप सोचिए, ये जो दानव तालिबान जो खुद पाकिस्तान का खड़ा किया हुआ है, उससे आज पाकिस्तान किस कदर उसी का विक्टिम खुद बन चुका है, जो भस्मासुर उन्होंने पैदा किया था, कि उनको अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह गुहार लगानी पड़ रही है कि भाई हमें तालिबान से बचाओ और अफगानिस्तान का इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म के लिए हो रहा है। टीटीपी हो या फिर आईएस इस्लामिक स्टेट हो, वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये तो बात हुई अलग। जो मैंने कहा कि सीपेक पर उन्होंने एक बयान दिया और सीपेक के एक्सपेंशन को लेकर, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर भी शहबाज शरीफ ने एक लंबा चौड़ा बयान दिया, कई स्टेटमेंट जारी किए। उन्होंने कहा कि रीजनल इकोनॉमी के लिए, रीजनल सिक्योरिटी के लिए, रीजनल ग्रोथ के लिए ये बहुत जरूरी है। यानी चाइना ने तो किया ही, और जो जॉइंट स्टेटमेंट है उस पर भी आया। तो अब इसका जवाब एस जयशंकर को देना था। उसका जवाब उन्होंने क्या दिया? हाँ, इसमें शहबाज शरीफ ने अपने स्टेटमेंट में, जो उनका प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट था, उसमें दो बातें और कही। एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, सीपेक की बात करते हुए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करते हुए शहबाज शरीफ ने नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात की, एसटीसी, इसकी बात की। अब ये क्या है? दरअसल ये रशिया और ईरान और भारत का एक इसी तरह का सड़क और रेल परिवहन के लिए एक कॉरिडोर बनाने की बात थी, जो कि कई दशकों से चल रही है और ये बन भी चुका है। उसका जिक्र उन्होंने किया। हालांकि पाकिस्तान इसका विरोध करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने सीपेक के समर्थन के लिए इंडिया और रशिया का जो प्रोजेक्ट है उसको भी इसमें शामिल किया। ये बड़ा दिलचस्प है, इस पर हम बात करेंगे ये प्रोजेक्ट क्या है। लेकिन बाद में उन्होंने ये कहा कि देखिए भाई, इस तरह के जो सीपेक जैसे प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो प्रोजेक्ट है, उनको नैरो और पॉलिटिकल प्रिज्म से नहीं देखा जाना चाहिए। ये एक कलेक्टिव कनेक्टिविटी की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। ये उन्होंने भारत पे एक तरीके से तंज कसा कि भाई इसको पॉलिटिकल प्रिज्म से मत देखिए, अब इसको किसी तरह हम सब मिलकर इसको आगे बढ़ाते हैं। जाहिर है चीन ने दबाव डाला होगा कि भारत बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हो जाए, तो ये एक कोशिश थी। अब मैंने कहा कि इन दो मसलों पर, जैसे इन दोनों देशों ने मिलकर जम्मू कश्मीर का जिक्र किया और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चूंकि ये भारत के हितों के खिलाफ है, तो अब इसका जवाब जो था वो एससीओ के मंच पर एस जयशंकर को देना था। उन्होंने जवाब बड़े सधे हुए, बड़े सटीक शब्दों में अपने स्टेटमेंट में दिया है। उन्होंने क्या कहा? तो एस जयशंकर ने कहा अपने बड़े सधे हुए शब्दों में कि पहले एस जयशंकर ने याद दिलाया कि भाई एससीओ जो है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसका गोल क्या है, वो बना क्यों था। तो अपने स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि ध्यान दिलाया कि जो एससीओ का आर्टिकल 1 है, उसके जो गोल्स हैं, उसके जो टास्क हैं, वो ये है कि एक कलेक्टिव कंसिडरेशन हो। किसके लिए? एक म्यूचुअल ट्रस्ट के लिए, फ्रेंडशिप के लिए, गुड नेबरशिप के लिए, सब लोग मिलकर काम करें, एक तरीके से मल्टी फैसेटेड कोऑपरेशन डेवलप करें। और जो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो दरअसल 3 मुद्दों को लेकर इसको उस पर काम करना है। वो 3 मुद्दे क्या है? पहला है टेररिज्म,
टेररिज्म के खिलाफ मिलकर काम करना है। दूसरा है सेपरेटिज्म, अलगाववाद, अलगाववाद के खिलाफ काम करना है। और तीसरा है एक्सट्रीमिज्म, यानी चरमपंथ, कट्टरपंथ, जो इस्लामिक कट्टरपंथ पूरी दुनिया में है। तो इन तीनों के खिलाफ काम करने का मूलभूत उद्देश्य के लिए एससीओ बना है, ये याद दिलाया। यानी ना तो टेररिज्म हो, ना सेपरेटिज्म हो, और ना ही एक्सट्रीमिज्म। अब उन्होंने बड़े तरीके से याद दिलाया कि भाई देखिए, आप जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को पे सवाल खड़े कर रहे हैं, वो एक तरह से सेपरेटिज्म के को बढ़ावा दे रहे हैं। पाकिस्तान लगातार टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, और इसी तरह से एक्सट्रीमिज्म पाकिस्तान में जो संगठन है अलग अलग तरीके से, पाकिस्तान, तालिबान, इस पूरे क्षेत्र में, तो उसको ध्यान में रखते हुए भारत के विदेश मंत्री ने अपने स्टेटमेंट में इस एससीओ के उद्देश्य को सबसे पहले याद दिलाया। फिर भी उन्होंने आगे इसको कहा कि जो कोऑपरेशन है वो म्यूचुअल रेस्पेक्ट और सॉवरेन इक्वलिटी को ध्यान में रखने के लिए होना चाहिए, जम्मू कश्मीर के मामले में खास तौर पर। और शिपेक के मामले, शिपेक चूंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरीज से होकर गुजरता है, जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की टेरिटरी है, तो लिहाजा इट शुड रिकॉग्नाइज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। इट मस्ट बी बिल्ट ऑन आवर जेन्युइन पार्टनरशिप, not unilateral agendas. It cannot progress if we cherry pick global practices, and especially of trade and transit. ये जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में बताने वाला है कि सीधा हमला ये सीपेक पर था, ये चीन और पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर के मसले पर था। यानी कि जब आप इस तरह की एससीओ पे बातें करते हैं तो अपने हितों की बात नहीं होनी चाहिए, दूसरे सदस्य देशों की सॉवरेनिटी, उसकी अखंडता और उसकी संप्रभुता का ध्यान भी रखना चाहिए। हम चेरी पिक नहीं कर सकते अलग अलग दुनिया के इश्यूज को लेकर। तो ये एक बड़े सधे हुए शब्दों में एक बड़ा हमला था सीपेक पे भी और जम्मू कश्मीर पे भी। अंत में वो उन्होंने जवाब दिया कि एंड मोस्ट ऑफ ऑल आवर एंडेवर्स विल प्रोग्रेस ओनली व्हेन आवर कमिटमेंट टू द चार्टर रिमेन फर्म। यानी जो तीन उद्देश्य है, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म और सेपरेटिज्म, it is axiomatic that development and growth require peace and stability, as the charter spells out. This means being firm and uncompromising in countering the three evils, yani terrorism, extremism and separatism. If activities across borders are characterized by the terrorism, extremism and separatism, they are hardly likely to encourage trade, energy flow, कनेक्टिविटी एंड पीपल टू पीपल एंड एक्सचेंज इन पैरेलल। यानी इस स्टेटमेंट का मकसद क्या था, ये बता रहे थे कि भाई दरअसल जो तीन उद्देश्य है वो तब तक पूरे नहीं होंगे तब तक कि हम तीन विरोधियों के खिलाफ मिलकर नहीं लड़ेंगे। अगर वो सीमा पार से ये गतिविधियां होती रहेंगी, आतंकवाद भी होता रहेगा, चरमपंथ भी होता रहेगा और अलगाववाद को भी बढ़ावा मिलता रहेगा, तो व्यापार भी नहीं होगा, जो कनेक्टिविटी है वो भी नहीं होगी, लोगों के बीच भी संबंध भी नहीं होंगे, तो ये समानांतर नहीं चल सकती। ये वो संदेश है जो लगातार पाकिस्तान को लेकर भारत देता रहता है। और एससीओ मंच पर बिना पाकिस्तान का नाम लिए, बिना चीन का नाम लिए, जिस सधे शब्दों में एस जयशंकर ने इस मसले को उठाया है वो निश्चित तौर पर कमेंडेबल है। और ये एक ये कहें कि मजबूत राजनयिक भाषा का एक यहाँ पर उदाहरण हमें देखने को मिलता है। अब इस, हालांकि जैसे मैंने बताया था कि जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात उन्होंने की थी, जिसको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी बोलना पड़ा, क्योंकि कई देश हैं जिसमें ईरान भी है, इंडिया भी है, अजरबैजान भी है, रशिया भी है और कई देश है, वो इस कॉरिडोर से मिलते हैं। पाकिस्तान इसका विरोध करता रहा है, इसको लेकिन शहबाज शरीफ को बोलना पड़ा इस मंच पर। यह भी अपने आप में एक जीत है। यह कॉरिडोर क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि दरअसल ये कॉरिडोर है कि मुंबई से लेकर मॉस्को तक के बीच की ट्रेडिंग के लिए एक रोड, सड़क एंड रेल परिवहन के लिए एक कॉरिडोर बनाया जाए, एक रास्ता बनाया जाए। इसके लिए करीब 2 दशक पहले एक शुरुआत कोशिश हुई थी, लगभग 2002 में। ये एक 7200 किलोमीटर लंबा एक मल्टी मोड नेटवर्क है, जिसमें शिप भी है, रेल भी है और रोड रूट भी है। रूट कुछ ऐसा है कि मुंबई से ईरान या चाबाजार से अजरबैजान, रशिया होता है, बाद में जाके रशिया में ये रूट मॉस्को जाता है।
ये जरूरी क्यों था? जरूरी इसलिए था कि अगर आप मॉस्को आपको जाना है, कुछ ट्रेडिंग करनी है, तो वो आप देखेंगे सुएज कैनाल से होते हुए पूरा यूरोप का चक्कर लगाते हुए घूम के मॉस्को ऐसे पहुंचा जा सकता है। तो इसी को कम करने के लिए ये जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है इसकी शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे इसमें इंडिया, ईरान, रशिया, टर्की, अजरबैजान, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, बेलारूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, यूक्रेन और सीरिया, ये तमाम देश इसके हिस्सा बन गए। और अंततः एक ड्राई रन 2014 में हुआ था जिसमें पता चला कि जो मॉस्को सामान पहुंच रहा है 15 टन पे लगभग $2500 का जो खर्च है वो हर एक कार्गो पर, एक जो 15 टन का कार्गो है उस पर $2500 जो है उसमें बचत हो रही है। ये एक बड़ी जीत थी। उसके बाद रशिया, ईरान, इंडिया ने मिलकर इसको थोड़ा सा और तेजी लाई और एक रेल कॉरिडोर जो है वो भी तैयार हुआ और चाबहार पोर्ट जो इंडिया और ईरान के बीच है वो भी इसमें इसकी सिमेट्री में इसको शामिल कर लिया गया। तो अब ये एक लिंक तैयार हुआ है। जैसे मैंने कहा कि रेल लिंक भी इसमें है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान का एक रेल लिंक है 677 किलोमीटर का, वो भी इसमें शामिल है, वो भी बनकर तैयार है। तो उसके बाद 2017 में फिर से एक टेस्ट हुआ था 2014 के बाद, और फिर से उसमें देखा गया कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कितना स्मूथ है, उसमें भी काफी अच्छे रिजल्ट आए। और अंततः 7 जुलाई 2022 को रशियन कंपनी RZD लॉजिस्टिक्स ने कहा कि उन्होंने अपना पहला असाइनमेंट इस कॉरिडोर से मुंबई से मॉस्को पहुंचा दिया है। ये एक बड़ी जीत थी। तो उसके बाद समझ में आया कि लगभग पोस्ट ट्रेडिंग में 30 से 35% ये सस्ता पड़ रहा है, और अगर समय भी देखें तो 40% समय इसमें बच रहा है। अगर आप सुएज कैनाल और रशिया का यूरोप का चक्कर लगाते हुए जाते हैं तो निश्चित तौर पर भारत और रशिया के बीच ट्रेडिंग बढ़ाने के लिए, भारत और चीन के लिए भी, कजाकिस्तान के लिए भी, आर्मेनिया के लिए भी, जो 10-12 देश इसके सदस्य हैं उनके लिए ये एक बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। हालांकि बीच में जैसे भारत और ईरान के संबंध हैं उनके चलते बीच बीच में इसमें कमियां हैं, इसमें भी बहुत खामियां हैं। इसको सही तरीके से 100% पूरी तरह इसको ऑपरेशनल करना अभी बाकी है। लेकिन ये जिस तरीके से चीन कोशिश कर रहा है उसी तरह भारत की एज एन वर्ल्ड सुपर पावर ये एक बड़ी कोशिश है जो कि कामयाब होती नजर आ रही है। और इसमें एक बड़ी जीत जैसे मैंने कहा कि एससीओ में ये हुई कि खुद जो प्रेसिडेंशियल सीट पर इस बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ बैठे थे, उन्होंने भी इसको आगे बढ़ाने के लिए लॉबिंग की। ये एक बड़ी जीत थी। तो जैसे मैंने कहा कि भारत वर्ल्ड लीडर के तौर पर किस तरीके से अपनी बातों को मनवाता है, अपनी बात रखता है, उससे साबित होता है कि क्या भारत वाकई वर्ल्ड लीडर बनने के काबिल है भी या नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो दो बड़े इवेंट हुए हैं, जो मैंने कहा है कि कनाडा वाला इवेंट और एक एससीओ इवेंट, इससे 2 इवेंट में साबित होता है कि भारत एक बड़ी महाशक्ति के तौर पर उभर चुका है और वो बार बार उसने प्रूव किया है, और इन 2 इवेंट में भी यही हुआ है। नमस्कार, जय हिंद।